हम सबने ये सलाह जरूर सुनी होगी कि जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो बड़े लक्ष्य बनाओ। बिल्कुल। बेहतर सेहत चाहिए तो मैराथन दौड़ने का लक्ष्य रखो। सफल कारोबार बनाना है तो 10 करोड़ का टारगेट सेट करो। हाँ, ये सुनने में तो बहुत दमदार लगता है। लेकिन अक्सर होता क्या है, या तो हम शुरू ही नहीं कर पाते या फिर लक्ष्य पूरा होते ही वापस पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। और यहीं पर हमारे स्रोत, जिनमें जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स और उस पर हुई रिसर्च शामिल है, वो एक बिल्कुल अलग और थोड़ा चौंकाने वाला नजरिया पेश करते हैं। अच्छा, उनका कहना है कि असली और टिकाऊ बदलाव बड़े नाटकीय लक्ष्यों से नहीं आता। तो फिर किससे आता है? उन छोटी छोटी लगभग अदृश्य आदतों से जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। ये सुनने में उतना रोमांचक नहीं लगता, लेकिन गणित कहता है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होने से साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। वाह! ये चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है, पर आदतों का। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफलता के लिए हमारी पूरी सोच ही शायद हाँ बिल्कुल थोड़ी गलत दिशा में है। तो चलिए आज इसी की एक गहरी पड़ताल करते हैं। जरूर। हम आदतों के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और उस प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर बात करेंगे जो अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है। देखते हैं कि ये वाकई उतना आसान है जितना लगता है। स्रोतों में एक विचार है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। जीतने वालों और हारने वालों के लक्ष्य एक जैसे होते हैं। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। हर कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, हर कोई अच्छी नौकरी चाहता है। अगर लक्ष्य ही सब कुछ होता तो हर कोई जीत जाता। बिल्कुल। तो फिर फर्क क्या है? फर्क सिस्टम तो का है। सिस्टम, इसे ऐसे समझिए, लक्ष्य आपका मनचाहा नतीजा है, जैसे चैंपियनशिप जीतना। सिस्टम वो प्रक्रिया है जो आपको उस नतीजे तक ले जाती है, जैसे रोज का अभ्यास, खिलाड़ियों का चुनाव और खेल की रणनीति। हाँ। स्रोत एक दिलचस्प तर्क देते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को भूल भी जाएं और सिर्फ अपने सिस्टम को बेहतर बनाने पर ध्यान दें तो भी आप सफल हो जाएंगे। मतलब नतीजे की चिंता मत करो, बस प्रक्रिया सही रखो। बिल्कुल। मशहूर फुटबॉल कोच बिल वॉल्श कहते थे, स्कोर अपना ध्यान खुद रख लेता है। ये तो उस सोच के बिल्कुल उलट है जो हमें सिखाई जाती है ना? हाँ? हम हमेशा नतीजे पर ध्यान देते हैं। मतलब अगर मेरा कमरा गंदा है तो मेरा लक्ष्य है कमरे को साफ करना, और आप मेहनत करके उसे एक बार साफ कर भी सकते हैं। लेकिन अगर मेरी आदतें वही रहीं, कपड़े इधर उधर फेंकना, चीजें जगह पर न रखना, तो हफ्ते भर में कमरा फिर वैसा का वैसा। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने सिर्फ लक्षण का इलाज किया, बीमारी की जड़ का नहीं। असली समस्या वो सिस्टम है, मतलब आपकी वो आदतें जिनकी वजह से कमरा गंदा हो रहा था। और सिर्फ लक्ष्यों पर टिके रहने की कुछ और भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। हाँ, जैसे कि हम अपनी खुशी को भविष्य के लिए टाल देते हैं। जब मेरा वजन 10 किलो कम हो जाएगा तब मैं खुश होंगी। ये एक तरह का मानसिक जाल है। और दूसरा, ये या तो सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच पैदा करता है। हाँ, या तो आप सफल हैं या असफल, बीच का कुछ नहीं। जबकि जिंदगी में प्रगति हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती। और तीसरा, जिसे स्रोत योयो प्रभाव कहते हैं। योयो प्रभाव? कई लोग महीनों मैराथन की ट्रेनिंग करते हैं और रेस पूरी होते ही ट्रेनिंग बंद। अच्छा, हाँ, ये तो होता है। क्यों? क्योंकि जिस लक्ष्य ने उन्हें प्रेरित किया था वो अब खत्म हो चुका है। सही बात है। इसीलिए लक्ष्य दिशा तय करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन असल प्रगति के लिए सिस्टम चाहिए। लंबी दौड़ की सोच असल में लक्ष्य रहित सोच है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि सिस्टम बनाना जरूरी है, लेकिन ये सिस्टम बनता कैसे है? हमारा दिमाग आदतों को कैसे पकड़ता और छोड़ता है? ये आदत लूप यानी हैबिट लूप पर आधारित है। ये एक 4 कदमों वाला पैटर्न है जो हमारे दिमाग में लगातार अनजाने में चलता रहता है और हमारी हर आदत को नियंत्रित करता है। हर एक आदत को। और अगर हम इन 4 कदमों को समझ लें तो हम किसी भी आदत को बदल सकते हैं। तो क्या है ये 4 कदम? पहला है संकेत या क्यू। ये एक ट्रिगर है जो आपके दिमाग को बताता है कि कोई इनाम मिलने वाला है और व्यवहार शुरू करो। जैसे फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज। बिल्कुल। फिर दूसरा कदम है इच्छा यानी क्रेविंग। यही वो मरेक शक्ति है जो हमें कुछ करने पर मजबूर करती है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात है, हमें असल में आदत की इच्छा नहीं होती। नहीं, हमें उस आदत से मिलने वाले अवस्था में बदलाव की इच्छा होती है। अच्छा। आपको सिगरेट की तलब नहीं है, आपको उससे मिलने वाले तनाव से राहत की तलब है। आपको टीवी देखने की इच्छा नहीं है, आपको मनोरंजन की इच्छा है। समझ गई। बिल्कुल।
तीसरा कदम है प्रतिक्रिया यानी रेस्पॉन्स। ये वो वास्तविक आदत है जो आप करते हैं। जैसे फोन उठाकर नोटिफिकेशन देखना। हाँ, कोई प्रतिक्रिया होगी या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और उस काम में कितनी मेहनत लग रही है। और आखिरी चौथा कदम है इनाम, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड ये आदत का अंतिम लक्ष्य है। इनाम आपकी इच्छा को संतुष्ट करता है और आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि हाँ, ये काम करने लायक था, इसे भविष्य के लिए याद रखो। तो नोटिफिकेशन देखने से मेरी जानने की इच्छा पूरी हुई और ये लूप पूरा हो गया। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम, और यही न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप हमारी आदतों की नींव है। और अगर इन चारों में से कोई भी एक कड़ी कमजोर हो तो आदत नहीं बनेगी। बिल्कुल। और यहीं से एटॉमिक हैबिट्स का व्यवहारिक ढांचा शुरू होता है, जिसे व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम कहा गया है। चलिए तो इन नियमों पर आते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। ये सीधे सीधे संकेत पर काम करता है। हमारी ज्यादातर आदतें तो स्वचालित होती हैं, हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए पहला कदम है उनके प्रति जागरूक होना, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली तरीका है अपने माहौल को डिजाइन करना। मतलब अच्छी आदतों के संकेतों को अपने आसपास बिल्कुल साफ और विजिबल बनाएं। अगर आप रोज रात को पढ़ना चाहती हैं तो एक किताब अपने तकिए पर रखकर सोएं। उसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। हाँ, और बुरी आदतों के लिए इसका ठीक उल्टा करें, उनके संकेतों को अपने माहौल से हटा दें। बिल्कुल। अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो फोन से एप्स हटा दें और सिर्फ ब्राउजर से इस्तेमाल करें। ये जो थोड़ी सी रुकावट है यही काफी है। सही बात है। आत्मनियंत्रण एक कमजोर रणनीति है, माहौल को बदलना ज्यादा असरदार है। इसी नियम के तहत एक और कमाल की तकनीक है, आदत स्टैकिंग, है ना, हैबिट स्टैकिंग। हाँ, इसका फॉर्मूला है मेरी मौजूदा आदत के बाद मैं मेरी नई आदत करूंगा। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगी। या ऑफिस से घर आकर जूते उतारने के बाद मैं तुरंत अपने जिम के कपड़े पहन लूंगा। आप अपनी पुरानी पक्की आदतों को नई आदतों के लिए ट्रिगर बना रहे हैं। ठीक है, तो आदत शुरू करने के लिए संकेत को स्पष्ट बना दिया, लेकिन कई बार आदत शुरू करने की इच्छा ही नहीं होती। उसके लिए दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ, ये इच्छा पर काम करता है। कोई आदत जितनी आकर्षक होगी, डोपामाइन उतना ही ज्यादा रिलीज होगा और उसे करने की प्रेरणा भी उतनी ही बढ़ेगी। बिल्कुल। और आदत को आकर्षक बनाने में हमारे आसपास के लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अच्छा, वो कैसे? हम अनजाने में 3 तरह के समूहों की नकल करते हैं। हमारे करीबी यानी परिवार और दोस्त, बहुसंख्यक यानी समाज, और शक्तिशान जिनका हम सम्मान करते हैं। तो अगर आप कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो ऐसे समूह या संस्कृति से जुड़ें जहां वो व्यवहार सामान्य माना जाता हो। एकदम सही। मतलब अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहती हैं तो एक बुक क्लब से जुड़ें। अगर आप फिट होना चाहती हैं तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो अपनी सेहत को गंभीरता से लेते हैं। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक लगता है। इसी में एक और तकनीक है प्रलोभन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग। ये क्या है? आप एक ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं उसे एक ऐसे काम के साथ जोड़ देते हैं जो आपको करने की जरूरत है। अच्छा, जैसे आप अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो सिर्फ तभी देखेंगी जब आप ट्रेडमिल पर चल रही हो, या अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ घर की सफाई करते हुए सुनेंगी। हाँ, इस तरह आप उस जरूरी काम को आकर्षक बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने आदत को आकर्षक बना दिया, लेकिन सच कहूं तो असली मुश्किल तो उसे करने में आती है। आलस आ जाता है। इस फ्रिक्शन या रुकावट से कैसे निपटें? ये हमें तीसरे नियम पर लाता है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। यह है प्रतिक्रिया पर केंद्रित है। हमारा दिमाग हमेशा कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। अगर आप सुबह जिम जाना चाहते हैं तो रात में ही अपनी जिम के कपड़े निकाल कर रख लें। हाँ, अगर आप सेहतमंद खाना चाहते हैं तो सब्जियों को पहले से ही काट कर फ्रिज में रख दें। अपने माहौल को भविष्य के कामों के लिए तैयार करें। बिल्कुल। इसी में 2 मिनट का नियम भी आता है जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगता है। 2 मिनट रूल। हाँ, लेकिन क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है? अगर मेरा लक्ष्य है अपने दौड़ने वाले जूते पहनना, तो मेरा दिमाग तो जानता ही है कि असली काम तो दौड़ना है, जो मैं नहीं करना चाहती। क्या ये वाकई काम करता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये एक ट्रिक जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। अच्छा, इसका मकसद काम पूरा करना नहीं है, बल्कि शुरू करने की कला में महारत हासिल करना है। शुरू करने की कला। हाँ, आदतें एक प्रवेश द्वार की तरह होती हैं।
दौड़ना मुश्किल लग सकता है, लेकिन जूते पहनना आसान है। रोज रात को पढ़ना मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक पन्ना पढ़ना आसान है। तो जब एक बार शुरू कर देते हैं तो गति बन जाती है और उसे जारी रखना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। आदत स्थापित होनी चाहिए, फिर उसे बेहतर बनाया जा सकता है। और आखिरी चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। ये इनाम से जुड़ा है। बिल्कुल, हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि के लिए बना है। बुरी आदतों की यही ताकत है, उनका इनाम तुरंत मिलता है। जैसे जंक फूड का स्वाद। हाँ। और अच्छी आदतों की समस्या ये है कि उनका इनाम बहुत बाद में मिलता है। जैसे आज व्यायाम करने का फायदा सालों बाद दिखेगा। बिल्कुल, इसलिए हमें अच्छी आदतों के लिए तत्काल इनाम बनाने होंगे। तो यहाँ ऑपरेंट कंडीशनिंग का जिक्र आता है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। ये हमारे दिमाग का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। अगर हम कुछ करते हैं और हमें तुरंत एक शाबाशी या ट्रीट मिलती है, तो हमारा दिमाग कहता है, अरे वाह, इसमें तो मजा आया, चलो इसे दोबारा करते हैं। तो हमें अपनी अच्छी आदतों के लिए दिमाग को ऐसी ही एक छोटी सी तत्काल ट्रीट देनी होगी। हाँ, जैसे कि एक आदत ट्रैकर का इस्तेमाल करना। हर बार जब आप आदत पूरी करें, कैलेंडर पर एक बड़ा एक्स लगा दें। हाँ, उस चेन को न तोड़ने का जो संतोष मिलता है, वो अपने आप में एक इनाम है। अपनी प्रगति को देखना बहुत संतोषजनक होता है। बहुत ज्यादा। या फिर आप एक छोटा इनाम तय कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक हफ्ते तक बाहर का खाना नहीं खाया, तो उस बचे हुए पैसे को एक अलग गुल्लक में डालें। जिससे कुछ ऐसा खरीदें जो पसंद हो। बिल्कुल, ये उस अच्छी आदत को तुरंत संतोषजनक बना देता है। और इन्हीं चारों नियमों को उलटकर इसे अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बनाकर आप किसी भी बुरी आदत को तोड़ सकते हैं। एकदम सही। ये ढांचा सुनने में तो बहुत सीधा और व्यवहारिक लगता है, लेकिन अकादमिक समीक्षाएं बताती हैं कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी कुछ सीमाएं और आलोचनाएं भी हैं। हाँ, और उन पर बात करना बहुत जरूरी है। एक आलोचना तो ये है कि किताब में कुछ मुख्य विचारों को बार बार दोहराया गया है। लेकिन इससे भी गंभीर आलोचना ये है कि ये ढांचा व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत ज्यादा जोर देता है और बाहरी परिस्थितियों को काफी हद तक नजरअंदाज कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो 2 नौकरियां कर रहा है, जो हर समय थका हुआ है, उसके लिए अपना माहौल डिजाइन करो या एक बुक क्लब से जुड़ जाओ जैसी सलाह, क्या वो व्यवहारिक है? हाँ, या ये थोड़ी असंवेदनशील लगने का खतरा है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये ढांचा सामाजिक आर्थिक बाधाओं, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों या प्रणालीगत असमानताओं को ध्यान में नहीं रखता, जो किसी व्यक्ति की आदतें बदलने की क्षमता को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, ये मानकर चलता है कि हर किसी के पास अपने माहौल को नियंत्रित करने की समान क्षमता और संसाधन है, जो कि सच नहीं है। स्रोतों में एक और आलोचना सांस्कृतिक संदर्भ को लेकर भी है। हाँ, ये ढांचा काफी हद तक पश्चिमी व्यक्तिवादी समाज पर आधारित लगता है, जो शायद सामूहिक संस्कृतियों में पूरी तरह से लागू ना हो। बिल्कुल, जहाँ व्यक्तिगत व्यवहार परिवार और समाज की अपेक्षाओं से ज्यादा प्रभावित होता है, न कि सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा से। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत शक्तिशाली टूलकिट है, लेकिन इसे एक नियम पुस्तिका की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे एक समीक्षा में कहा गया था, अपनी दुनिया के डिजाइनर बने, न कि केवल उसके उपभोक्ता। बिल्कुल, ये नियम हमें डिजाइन करने के औजार देते हैं, लेकिन डिजाइन हमें अपने अनूठे संदर्भ और चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही करना होगा। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि जिंदगी में बड़े और स्थायी बदलाव किसी एक बड़े कदम से नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से आते हैं। बिल्कुल, ये रोज 1% बेहतर होने का चक्रवृद्धि प्रभाव है। शुरुआत में ये छोटे बदलाव दिखते भी नहीं। एक दिन जिम जाने से आपका शरीर नहीं बदलता। नहीं, एक रात सेहतमंद खाना खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप इन छोटे छोटे सुधारों को महीनों और सालों तक दोहराते रहते हैं, तो उनका असर असाधारण होता है। यही एटॉमिक हैबिट्स का मूल विचार है। हाँ, एक छोटी सी आदत जो एक बड़ी प्रणाली का हिस्सा है और समय के साथ जबरदस्त शक्ति पैदा करती है। और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी आदतें सिर्फ हमारे नतीजे ही नहीं, बल्कि हमारी पहचान को भी आकार देती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर काम जो हम करते हैं वो उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। हाँ। जब आप हर दिन लिखती हैं तो आप एक लेखक की पहचान को मजबूत करती हैं। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक एथलेटिक इंसान की पहचान को पुष्ट करते हैं। और ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। लक्ष्य किताब पढ़ना नहीं है, लक्ष्य एक पाठक बनना है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य एक धावक बनना है। बिल्कुल,
जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान एक हो जाते हैं, तब आपको खुद को प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस वो करते हैं जो आप हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हमारी आदतें ही हमारी पहचान बनाती हैं, तो हम हर दिन अपने इन छोटे छोटे लगभग अदृश्य कामों से असल में कौन बनने का चुनाव कर रहे हैं। ये सिर्फ कुछ अलग करने के बारे में नहीं है, ये कोई अलग होने के बारे में है।